everyone, this is Shrishti Shukla from MTech IIPS DAVV. I hope you all are safe at your home. Today we'll be discussing on the topic energy efficient routing protocols for wireless sensor networks. So before starting the topic, we must understand the term energy efficient and energy efficiency. So what does the energy efficiency term mean? Basically, in easy words, we can say doing the same amount of work without any wastage of energy. तो एनर्जी एफिशिएंसी का सीधा मतलब यही होता है कि हम अपनी एनर्जी को सेव करें, जिस काम में जितनी एनर्जी लग रही है उस काम में उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करें और बाकी हमारा जो अगर एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसे हम कट ऑफ करें, राइट। सो बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ मतलब सेम काम करने की ही कोशिश कर रहे हैं पर एनर्जी कम लगाकर, ठीक है, बिकॉज इट्स अ better and efficient way to do things. So what advantages it has? So basically when we use this energy efficiency concept, so reduce energy का जो काम होता है basically उससे हमारे energy cost भी सेव होती है और साथ ही में हमारे customers को भी benefit होता है। अगर हम ये एग्जाम्पल मान के चलें, क्योंकि हम लोग सब एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कि अगर हमें किसी प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट प्रिंट करवाने हैं और वो सारे सेम है, सो बेसिकली अगर हमें वो 10 स्टेटमेंट 10 बार प्रिंट करवाने हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हम क्या करेंगे? 10 बार प्रिंट लिखेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? लूप का इस्तेमाल करते हुए उसे 10 बार प्रिंट करवा देंगे एक लूप के थ्रू। या फिर एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम क्या प्रेफर करेंगे? एक एलईडी बल्ब यूज़ करेंगे 18 वॉट्स का, या फिर हम एक बल्ब यूज़ करेंगे 100 वॉट का? ऑब्वियसली वी ऑल विल गो विद द 18 वॉट एलईडी बल्ब, राइट। सो एलईडी को हमने क्यों यूज़ करा? एलईडी हमने इसलिए यूज़ करी क्योंकि वो हमारी कॉस्ट बचाती है, साथ ही में हमारे लिए एफिशिएंट होती है, लाइट भी उतनी ही मिल रही है एंड ऑल्सो बिल भी कम आएगा। सो ये कुछ तरीके होते हैं जैसे हम एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जी को सेव करने की कोशिश करते हैं। हमने बचपन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, रोलिंग फ्रिक्शन वर्सेस स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमने और भी एग्जाम्पल्स देखे हैं जैसे कि पुलिंग एंड पुशिंग, कौन सा बेटर होता है। ये सब एफिशिएंसी के ही एक तरीके हैं। इट इज़ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आई थिंक अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एनर्जी एफिशिएंसी होता क्या है। नाउ आई विल बी जंपिंग ऑन द टॉपिक WSN. So what is WSN? So WSN stands for Wireless Sensor Network. Basically nodes होते हैं, nodes को हम routers भी कहते हैं। nodes जो होते हैं इसमें small होते हैं, self sufficient होते हैं, जो कि sensors भी बुलाते हैं। sensors क्यों? क्योंकि ये जो physical environmental conditions होती है उसको detect करते हैं, उसकी information को process करते हैं और किसी भी near by base station को उसे send करते हैं। base station क्या होता है? बेस स्टेशन बेसिकली हमें एक इंटरफेस होता है, हमारा फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टिविटी होती है सेंसर्स के लिए, ओके। WSN में जो सेंसर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं डेटा, खुद को भी और साथ ही में आउटसाइड अगर कोई बेस स्टेशन हो तो उससे भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें WSN में एफिशिएंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो बेसिकली the need for efficiency in WSN was basically because of the nodes. So the nodes are limited power source and they are not rechargeable and also not replaceable. तो जब अगर कोई नोड रिप्लेसेबल भी नहीं है ना ही रिचार्जेबल है तो हमें तो वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी वेस्ट ना हो, ये सब बात हमारे लिए WSN में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो बेसिकली नोड्स की वजह से, क्योंकि नोड्स जो होते हैं वो लिमिटेड पावर के होते हैं, वो नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिप्लेसेबल होते हैं, दैट इज़ वाई एनर्जी कंजम्पशन बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू इन WSN. And also it is not easy to replace the nodes, which makes power saving important to increase the lifetime of the nodes. Now the topic arises of the reasons for the energy efficient routing protocols. तो हम energy efficient routing protocols लाए ही क्यों? क्योंकि राउटिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ट्रांसफ़र कर सके डेटा को किसी पाथ पे, ओके। सो राउटिंग इसीलिए ही यूज़ करते हैं हम लोग। एनर्जी एफिशिएंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम इसलिए लाए ताकि हम मिनिमाइज़ कर सकें यूटिलाइजेशन पावर रिसोर्सेज का और नेटवर्क का जो लाइफ टाइम है उसे और बढ़ा सके ताकि वो डेटा और एफिशिएंटली ट्रांसफ़र कर सके। Routing strategies are required for transferring data between the sensor nodes and the base stations, as I have explained earlier. Energy conservation is very important issue for prolonging the lifetime of a network. Obviously, हमारे nodes replaceable नहीं है, rechargeable नहीं है, तो हमारे लिए बहुत important हो जाता है कि हम energy को conserve करें और ताकि हम लोग नेटवर्क का जो लाइफ टाइम है उसे और अच्छे से रख सके, उसे और एफिशिएंट बना सके और नेटवर्क में कोई डिस्टॉर्शंस नहीं आए। Now we jump on to the very interesting topic, that is the classification of the routing protocols. So the routing protocols are classified on the basis of the functioning mode, on the basis of the participation style and on the basis of the network structure.
On the basis of functioning mode, there are three. One is the proactive, reactive, hybrid. On the basis of participation, direct, flat, and clustering. On the basis of network structure, data-centric, hierarchical, and location-based. So now we'll be discussing each of them in details. Let's start with the functioning mode-based routing protocols. So function mode based routing protocols are of three types: proactive, reactive and hybrid. प्रोएक्टिव का सीधा मतलब होता है कि हाँ, ये बेसिकली टेबल ड्रिवन प्रोटोकॉल होता है। इसका मतलब ये कि डेटा ट्रांसफर होने से पहले किसी बेस स्टेशन में हमारे पास एक प्री डिफाइंड रूट होता है। एज यू कैन सी वी हैव अ प्री डिफाइंड रूट। फॉर एग्जांपल लीच एंड पेगासस इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। रिएक्टिव मतलब डायनेमिक, मतलब जो रिएक्ट करते हुए कुछ करे। सो बेसिकली रिएक्टिव प्रोटोकॉल मतलब क्या, जो रूट एस्टैब्लिश करे तब जब जरूरत पड़े। सो ऑन डिमांड द रूट एस्टैब्लिश एंड इट एस्टैब्लिश डायनामिकली, that is network based route is found when needed. Examples TEE and AODV DSR. These are the some reactive protocols. Hybrid, as the name suggests, वो proactive and reactive का थोड़ा सा mixture होगा. So basically hybrid का मतलब क्या, all the routes are found initially and then improved at the time of sending the data. These protocols possess the concepts of both reactive and proactive. For example, AppTeam. Now the second type is participation style based routing protocols. अब ज़रूरी तो नहीं है WSN में हर कोई नोड जो वो होमोजीनियस हो या फिर सिमिलर टाइप के नोड्स हो। वहाँ पे हमारे पास हेटरोजीनियस नोड्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नोड। सो बेसिकली किस टाइप पे डिफर करते हैं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द एनर्जी एंड द क्लस्टर हेड्स। सो इसके बेसिस पे हमारे तीन प्रोटोकॉल्स होते हैं: डायरेक्ट कम्युनिकेशन, फ्लैट प्रोटोकॉल एंड क्लस्टरिंग। तो डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, डायरेक्ट मतलब बेस स्टेशन पे डायरेक्टली डेटा जाता है। फ्लैट प्रोटोकॉल्स मतलब जो नोड्स हैं वो एक वैलिड पाथ सर्च करते हैं और फिर जो है डेटा बेस स्टेशन को ट्रांसफर करता है। रूमर राउटिंग प्रोटोकॉल इसका एक टाइप है। क्लस्टरिंग प्रोटोकॉल्स इन दिस बेसिकली हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए मैं इसे रीड कर देती हूँ। द एरिया इज डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स एंड क्लस्टर हेड्स आर असाइन्ड टू ईच क्लस्टर। सो बेसिकली होता क्या है कि हमने हमारा जो WSN है उसका जो एरिया है उसको क्लस्टर्स में डिवाइड कर लिया। अब हर क्लस्टर के पास एक क्लस्टर हेड होता है जो कि क्लस्टर हेड जो है बेस स्टेशन से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास एक बेस स्टेशन है, फिर हमारे पास क्लस्टर हेड्स से अलग अलग, ये हमारा WSN क्लस्टर्स में डिवाइड हो चुका है। अब जो हेड्स है वो बात करेंगे बेस स्टेशन से, वो सेंड करेंगे डेटा, ना कि डायरेक्टली जो नोड्स है वो सेंड करते हैं। We'll be discussing the third classification, that is the network-based routing protocols. The network-based routing protocols mainly focuses on the network and the prearrangement. The first one is the data-centric protocol, which focuses on the data. The base station would send queries to the nodes and then wait for the reply. The nodes would collect the data basis of the specific query which is sent by the base station and reply to them. Hierarchical protocols are the second type. The nodes in this are divided on the basis of the energy, low energy and higher energy. The low energy ones are utilized for capturing information and the high energy ones are utilized for processing and transferring information. The third one is the location based. हमें ये ज़रूरी होता है कि हम लोकेशन जो नोड्स का है वो हम उसे जान पाएँ। सो बेसिकली हम एक ऑप्टिमल पाथ चूज करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम कोई भी एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लडिंग का एग्जाम्पल दिया है। Also, we can use GPS so that we can know the information of the node. Next, we'll be discussing the energy efficient routing protocols in WSN. The energy efficient routing protocols were developed to lessen the power used in data sampling and collection to extend the lifetime of the network. Basically, हमने energy efficient routing protocols इसीलिए बनाए थे ताकि हम power consumption increase कर सकें, हमारे nodes जो है उनका लाइफ टाइम बढ़ा सकें और जो लॉन्गिटिविटी है नेटवर्क की उसे भी इंक्रीज कर सकें। So basically, following are some energy efficient routing protocols: Leech, TEAN, AppTeam, Pegasus, EESR, and the directed diffusion. We'll be discussing them one by one. That is the low energy adaptive clustering hierarchy. Leech is basically a type of hierarchical protocol in which the node would communicate with the cluster head and the cluster head would respond to the base station. Leech has basically two phases, but before discussing that, let us understand Leech with a diagram. So as you can see, the sensors arrange themselves in cluster and single cluster head gathers data from all the nodes and then accumulates and compresses them to be sent to the base station. Leech is a protocol capable of adapting and self-organizing. Coming back to the phases, the setup phase. The setup phase is basically when the clusters are ordered and the cluster head is selected. The major function of cluster head is to communicate and also wrap the data and forward to the information to the base station.
The second one is the steady phase. The steady phase is basically where the main communication process takes place. That is why the duration of this phase is longer than the previous one. So the advantage of leads is basically all the nodes are at the same degree and they can transfer equal amount of data. So that is an advantage, but disadvantage is basically if in case of cluster head and base stations are far away, then we would need more energy consumption. If the CH uses high energy, so also it would use, higher energy for transferring data, which would require more energy consumption. If the CH is damaged, there would be no way to send the data to the base station. So these are the disadvantages of leech. The second one is the Pegasus, that is the power efficient gathering and sensor information system. Pegasus is basically a chain-based protocol. It is an upgradation version of leech. In Pegasus, it follows a greedy algorithm. Basically, the sensor nodes organize them to form a chain. In case of any node dies in between the chains, the chain is reconstructed to bypass the dead node. A leader or a cluster head is assigned taking care of the transmission to the base station. The major goal of Pegasus is basically to receive and transmit data to and from the neighbors and take turns being cluster head for transmission to the sync nodes. We'll understand this by a diagram. As you can see, we have 7, which is the leader node. All the other nodes are basically forming a chain and only the leader node is transferring the data to the base station. The third one is the TEEN, that is the Threshold Sensitive Energy Efficient Sensor Network Protocol. TEEN is a reactive clustering routing protocol which is designed for conditions which have sudden changes like the temperature. We have two thresholds, hard and soft. The hard threshold deals with the reduction of number of transmissions done by allowing nodes to transmit data only when the sense attribute is in range. The second one is that the soft threshold transmissions are reduced by avoiding transmissions which might occur when the sense attribute is changed slightly or even not changed. TEEN is efficient in terms of saving energy and response time. The power utilization and the accurateness of TEEN is more as compared to other protocols. I've given an example, a diagram so that we can understand TEEN in a better way. It is like a multi-level hierarchy for the TEEN. Next, we'll be discussing the AppTEEN protocol. Basically, AppTEEN is an expansion of TEEN which was used for basically time-critical events. The clustering algorithm in AppTEEN causes the node to premature death and which results in low utilization of energy efficiency. The assignment of the cluster head are much heavier than the other nodes. The cluster head remains unbalanced. So basically AppTEEN का advantage भी होता है कि हमारे nodes को कम power लगती है, बट ऑन द अदर हैंड इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स और ये ज़्यादा टाइम लेता है डेटा ट्रांसफर करने में. The fourth one is the directed diffusion, basically focusing on the data centric protocol जो कि information send करने के लिए data centric protocol को follow करता है. Basically there is a communication between the sink and the source in random match topology where the intermediate nodes can aggregate data and send it to the sink nodes. Researchers have successfully applied passive clustering in order to improve the efficiency of the directed diffusion. In such approach, the network is divided into clustered and the directed diffusion is implemented at application layer, which ensures the reduced energy cost, improved delay and data delivery rate. Basically, जो इसकी स्पेशलिटी होती है वो होती है मल्टी पार्ट डिलीवरी एंड इट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ दिस प्रोटोकॉल ओनली. Next, we'll jump on to the last protocol, that is the energy efficient sensor routing, which is a flat routing algorithm, which is basically used to decrease the power utilization and data latency and increase the scalability of the WSN. फ्लैट राउटिंग प्रोटोकॉल हमने स्टैब्लिश इसलिए करा था ताकि हम पावर यूटिलाइजेशन को बढ़ा सके. बेसिकली इसमें गेटवे, बेस स्टेशन, मैनेजर नोड्स एंड सेंसर नोड्स होते हैं. जो गेटवे होता है वो कम्युनिकेट करता है मैनेजर नोड्स एंड सेंसर नोड्स से एंड ऑल्सो जो भी डेटा ये लोग कलेक्ट करके देते हैं वो पास ऑन करता है बेस स्टेशन को. गेटवे जो होता है वो बेटर होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल सेंसर नोड्स. जो मैनेजर नोड्स होते हैं, सेंसर नोड्स होते हैं, वो डेटा कलेक्ट करते हैं और सेंड करते हैं एक दूसरे को एट अ वन हॉप डिस्टेंस. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस? So advantages basically the node energy consumption is very less, reduced end-to-end delay and increased throughput. Also ensuring loop-free routing with reduced loop count, so basically helps in efficiency improvement. Now we'll be discussing the conclusions and the future scope. Before that, I have also added a comparison chart between all the routing protocols we have discussed on the basis of the class, the lifetime, the energy efficiency, throughput, and the scalability. It is very helpful, so you can go through it. Conclusions and future scope.
So starting with the conclusion, as we know, certain applications in WSN have constraints of transmitting information appropriately with regards to power utilization and network lifespan within limited source. And major issue is the energy needed. Therefore, we introduce routing protocols for effective role, which are classified on the basis of data, networks, and reliability. But still, issues like the quality of service are expected for better way of proficiency to deal with the data transfer and the latency delay. Another issue is that the sync and the sensor hub are always stationary, so for future scope, we can make them more versatile. In such case, we would need new techniques to deal with the portability and the topology changes. Also, integrating the WSN with the internet is also a possible future for research in routing protocols. Thanks for watching the video. I hope you like it. Stay home and stay safe.